नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जॉस हिंदी देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है आप सभी के साथ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक शुरू करने का, आप सभी के साथ स्ट्रेट टॉक करने का। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच मथुरा काशी का नाम भी अक्सर आता रहा है और अब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 30 साल पूरे होने को हैं। तो ऐसे में काशी और मथुरा के मामले में अगर देखा जाए तो अब अदालत में ये मामले हैं और काशी के विश्वनाथ मंदिर परिसर में बने विवादित ज्ञान वापी मस्जिद, जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, इस मस्जिद के ढांचे में श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर दायर की गई याचिका को जिला कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानने का फैसला सुनाया है। खैर, विवादित ज्ञान वापी मस्जिद के ढांचे को लेकर आगे स्थानीय कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में क्या फैसला आएगा, ये तो बात का विषय है। लेकिन यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो पिटारा है वो इस वक्त खुल चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद ज्ञान वापी मस्जिद के वजूखाने में एक शिवलिंग की आकृति पाई गई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को सील करते हुए केवल 15 नमाजियों को ही जाने की अनुमति दी थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक बताने वाली कई पिटीशंस की सुनवाई करते हुए कहा था कि काशी और मथुरा में चल रहे मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये एक आप कह सकते हैं कि आधार माना गया है इसे। तो काशी में ज्ञान वापी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ लगाई गई कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई जो है वो जल्द होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ आई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सो बता दें कि तमाम याचिकाओं में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सवाल खड़े किए गए हैं और याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान में तीर्थस्थल और पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है, तो केंद्र सरकार ने कानून आखिर कैसे बना दिया। ज्ञान वापी मस्जिद के विवादित ढांचे के खिलाफ लगे मामलों पर मुस्लिम पक्ष पहले से ही हाईकोर्ट जा चुका है और मुस्लिम पक्ष ने ज्ञान वापी मस्जिद में होने वाले वीडियो सर्वे को रोकने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने नकार दिया था। दूसरी ओर मथुरा मामले में भी सुनवाई तेजी के साथ चल रही है और वहां भी जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब देखा जाए तो इस पूरे मामले पर गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट हलफनामे में एक्ट को गलत मानती है तो भारत के कई पुराने मंदिरों पर कब्जों को हटाने की मांग की जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि 1192 से शुरू हुए मुस्लिम शासन के बाद अंग्रेजों ने 1947 तक भारत में शासन किया और इस दौरान कई धार्मिक स्थलों का जो कैरेक्टर है, जो उनका एक मूल रूप है, वो बदला गया था। बल्कि कई जमीनों पर जबरन कब्जा कर अन्य धार्मिक स्थल भी बना दिए गए थे। अब अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में आया फैसला इसी का एक उदाहरण भर है। वैसे इस दौरान केवल हिंदुओं के नहीं, बौद्धों और जैनों के हजारों मंदिरों और तीर्थ स्थलों का भी विध्वंस कर उन्हें मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। तो अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ जाता है तो हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों के बहुत से तीर्थ स्थल कब्जा मुक्त हो जाएंगे। इस मामले पर पॉलिटिक्स भी इस वक्त जारी है, हम उस पर भी बात जरूर करेंगे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ज्ञान वापी मामला है वो बाबरी की राह पर जाता हुआ नजर आता है, तो इस कहीं पूरे विषय के साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिस पर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें, क्योंकि जो सवाल है कि ज्ञान वापी पर कोर्ट के फैसले का ये जो मतलब है वो आखिर क्या है। जैसे कि ज्ञान वापी पर कोर्ट ने अब दरवाजा खोल दिया है तो क्या कहा जा सकता है, आगे क्या होगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो अपने आज व्यूअर्स के साथ भी हम चाहेंगे कि वो इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें, क्योंकि ये जो एक सवाल है ना, इस सवाल पर सोशल प्लेटफॉर्म पर आम लोगों यानी कि जनता के बीच में जो सवाल है वो काफी मुखर हुआ है। सवाल ये कि ये मंदिर था या मस्जिद था, ये जो बहस इस वक्त चल रही है ये आखिर कितनी जायज है। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स उस पर अपनी बात जरूर रखें। सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि अब बाबरी के बाद
ये एक नया अध्याय जो है वो फिर से शुरू हो चुका है, जो विचाराधीन रहेगा कई समय तक और यूं ही चलता रहेगा। सवाल ये भी है जो हमारे व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं कि ज्ञान व्यापी विवाद में ये जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है ये कितना जायज आपको लगता है? स्ट्रेट टॉक में ये जो सवाल है वो हमारे दर्शकों के लिए हैं। हमारे आज के अतिथियों से उनसे बातचीत शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आपका इस पूरे मसले पर यदि कोई भी विचार है या कोई भी सवाल है तो कृपया उसे इस शो के दौरान जरूर उठाइएगा, क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं या आपका विचार होता है या जो अपनी तरफ से आप बात रखना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर, वो लोकतंत्र के लिए, वो निष्पक्ष पत्रकारिता को एनकरेज करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, इस चैनल को एनकरेज करते हैं, इस शो को एनकरेज करते हैं। सो इट्स जस्ट अपील कि आप हमसे जरूर संपर्क करें इस फोन के माध्यम से, आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपनी बेबाक राय हमारे साथ साझा करें। 31 साल बाद ये कानून फिर से बहस के केंद्र में है और ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जारी अदालती कार्रवाइयों के बीच मुस्लिम पक्ष कहता है कि पूजा स्थल कानून के रहते ऐसे कदम गैर कानूनी हैं, तो उधर हिंदू पक्ष ऐसा नहीं मानता और इस कानून की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कानूनी तौर पर सभी सवालों पर अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर दीपा सिंह जी, जो कि एडवोकेट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट प्रेमकांत तिवारी जी, जिन्होंने निष्पक्ष होकर जर्नलिज्म के फील्ड में 30 सालों से ज्यादा अपना समय दिया है, वो भी इस विषय में अब तक जो भी हुआ है आगे क्या संभावना दिखती है पॉलिटिकली भी, इस पर वो अपनी बात रखेंगे। उनका स्वागत करने से पहले, क्योंकि पॉलिटिकली भी हमने आपको बताया था कि चीजें इस वक्त क्या चल रही हैं, उस पर 2-3 टिप्पणियां आई थी जो काफी चर्चाओं का विषय रही। ओवैसी को हम यहाँ पे सुन लेते हैं, AIMIM के चीफ, और उसके बाद हम महबूबा मुफ्ती को भी सुनेंगे कि ज्ञान व्यापी पर जो फिलहाल अब सुनवाई, नियमित सुनवाई जो शुरू होगी 22 सितंबर से, उस पर उनका क्या कुछ कहना रहा। इस जो ऑर्डर आया है आज का, फौरन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई 2022 को जो अपना ऑर्डर दिया था, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो पॉइंट 2 सबसेक्शन 4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डेटेड 17 मई 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under order 11 rule under CPC. Thereafter, for a period of 8 weeks, so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law. तो जो इंटरिम ऑर्डर है वो आज के इस ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑपरेशन पेंडिंग डिस्पोजल एप्लीकेशन। तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का, इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम है। तो 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस पर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतज़ामिया कमेटी इस फैसले के ख़िलाफ़ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है, और 7-11 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे। देखिए, जो ज्ञानव्यापी पे वर्डिक्ट आया उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि जो कोर्ट्स हैं, जो उनकी अपनी रूलिंग है कि 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है। पार्लियामेंट में भी ये एक लॉ पास हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए कि बीजेपी बेरोज़गारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, महंगाई दूर करने में असफल हो गई है, तो बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं
और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। आज़ाद साहब ने कहा कि 370 वापस नहीं आ सकता। देखिए, आज़ाद साहब की अपनी सोच है, पर मेरा ये मानना है कि यही बीजेपी आज नागालैंड में उनको अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग झंडा दे रही है और उन लोगों के साथ बात कर रही है जिन्होंने उस फौजी गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें 18 लोग शहीद किए गए। और जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे तो उस वक्त भी कई लोग ऐसे थे कांग्रेस को छोड़ के जो ये कहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए, अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हैं, कभी हम अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर कांग्रेस ने लड़के दिखाया, कांग्रेस और दूसरी जमातों ने उस वक्त लड़के दिखाया और अंग्रेज़ों को भगाया यहाँ से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज़ाद साहब की अपनी ओपिनियन है और मेरा अपना ओपिनियन है कि जिस चीज़ के लिए आप लड़ो, जस्तजू करो, वो हासिल हो जाती है। तो साफ साफ कहना है कि कोर्ट की जो रूलिंग है वो उसे खुद ही नहीं मानती है और ऐसे में मसला हमेशा ये मंदिर मस्जिद का बना रहता है और ये सब इंटेंशनली होता है। इस तरीके के एलिगेशंस, आरोप पॉलिटिकली भी लगाए जा रहे हैं जो कि आपने सुन ही लिया है। सो बाबरी की राह पर ज्ञान वापी, इस पर क्योंकि आज स्ट्रेट टॉक में आप सभी के साथ चर्चा होगी और फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और आज बात ज्ञान वापी पर कोर्ट के फैसले की बात, क्योंकि नियमित सुनवाई जो है वो एक तरीके से शुरू हो जाएगी। ऐसे में सबसे पहले बात तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वही एक आधार जो है इसे माना गया है सुनवाई के लिए और ऐसे में फिलहाल इसी की चर्चा ज्यादा हो रही है। सो अपने व्यूअर्स के लिए भी हम जो सवाल लेकर आए थे उस पर अपनी वो राय रख सकते हैं। सवाल ये था कि ये मस्जिद कभी मंदिर था, ये जो बहस है वो आखिर है कितनी जायज। जरूर कॉल कीजिएगा, प्रोग्राम के साथ जुड़िएगा। सो जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम कह रहे थे कि इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमकांत तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डॉक्टर दीपा सिंह जो कि एडवोकेट हैं। सो ऐसे में इस पूरे विषय को हम राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करना चाहते हैं। उन तमाम सवालों की जो है वो जवाब ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। दोनों खास मेहमानों का स्ट्रेट टॉक में हम स्वागत करते हैं। प्रेमकांत तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी ये जो कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि पहली जो बाधा है देखा जाए तो ये पार हो चुकी है और अदालत के निर्णय को गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए या हार जीत का इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, आपका टेक? पहली तो एक बात ये है कि जब अदालत जहां पर हम अपने सारे पूर्वाग्रहों को छोड़ करके इसलिए शरण लेते हैं कि वहां पर जो भी एक निर्णय होगा वो बड़ा ही सोच समझ करके कानून, नियम, संविधान इनका पालन करते हुए होगा, तो वहां पर भावनाओं से काम नहीं चलेगा। और जहां पर ये एक नारा दिया जाता हो कि वादी का हित सर्वोच्च है, तो और उसमें एक सिंबल जहां पर एक महिला आंखों में पट्टी बांध करके तराजू लिए हुए है, तो वो न्याय करने के लिए एक न्याय का स्थान है। जब हम वहां जाते हैं तो हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। और आमतौर से आपने देखा होगा कि राजनेता लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं, अदालत का आदर करते हैं, लेकिन कई बार जब उनके फेवर में नहीं होता है तो वो ये इनके इन प्रकार कुछ दूसरी बातें घुमा फिरा करके करने लगते हैं। बहरहाल अब हम आ जाते हैं खास तौर से इस मुद्दे पर, जो ज्ञानवापी मुद्दे की पोषणीयता पर, मेंटेनेबिलिटी पर एक फैसला जो डिस्ट्रिक्ट जज बनारस के, काशी के और जिसको ऑफिशियली वाराणसी कहते हैं, तो उसके जिला अदालत के जिला जज ने A.K. विश्वेश साहब, उन्होंने दिया फैसला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सुना जा सकता है। और इसके भी पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 22 मई 2022 को, वो भी एक बात ये कही थी कि ये कैरेक्टर चेंज करने की रोक नहीं लगाता है। जो अभी बात हो रही है उपासना स्थल अधिनियम 1991 की, तो उन्होंने कहा कि ये इस बात से हमें नहीं रोकता है, वो रोकता है इस बात से कि कोई नया निर्माण हो रहा हो या अयोध्या को छोड़ करके कोई और ऐसा धर्म स्थल हो जहां पर कोई
परिवर्तन लाया जा रहा हो, तो ना ये परिवर्तन ला रहा है, ना ये कोई, बस ये है कि जो पहले 1993 तक जो पूजा होती थी मां श्रृंगार गौरी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, जी, और वो मस्जिद की ही जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो उसकी एक दीवार पर ये पूजा की जाती थी। वो चित्रंकित है जी। और वो बहुत सारे निशान हैं उसमें। जी, तो कहा कि उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक बहुत अच्छी बात देखिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ने भी कही, कहा कि अवैध कब्जे से स्वामित्व परिवर्तन नहीं हो सकता। ओके, वैध कब्जा अगर कर लिया गया है तो ऐसा नहीं कि उसमें साहब उसके स्वामित्व का परिवर्तन हो गया और कुछ भी तोड़ फोड़ कर दी गई या कोई चेंजेस ला दिए गए, तो कहीं से ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। और जी। देखिए एक बात और आप देख लीजिए, चाहे अयोध्या का मसला रहा हो, बाबरी मस्जिद का, और चाहे ये ज्ञानवापी का मामला रहा हो, ये बहुत सारे प्रमाण जो पुरातात्विक विभाग और पुरातात्विक सर्वे से मिलते हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि यहाँ पर था क्या। ओके, तो ये बहुत बहुत बड़ा एक मसला ऐसा है जहां पर बहुत से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो 12 सितंबर को जो ये फैसला दिया, जी, अब लेकिन एक बात ये जरूर महसूस हो रही है कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो ये कहना चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से वो जो इंतजामिया कमेटी है, जी, तो उसने ये चैलेंज देने का जब ये फैसला किया है, हाँ, तो दैट मीन्स कि ये मामला लंबा खींचेगा, बाबरी की राह पर चलेगा। मामला लंबा खींच सकता है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को तो अक्टूबर में सुनवाई करना है इस मसले की, जी। और 22 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट जज जो AK बिश्नोई साहब हैं वाराणसी के, जी। वो एक और फैसला देंगे। अभी तो ये आंशिक फैसला या कह लीजिए कि पहली स्टेज का फैसला उन्होंने किया। 22 सितंबर को अगला फैसला देंगे। ठीक है। अब उसको देखने के बाद में ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्या करेंगे जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहले से ही मई 2022 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को जब ये सौंप दिया था, सिविल कोर्ट ठीक है, के फैसले को चैलेंज किया गया था, तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट जज करे, और ऐसा नहीं कि इस पे सुनवाई नहीं हो सकती है। ओके, और वही तय करे, बड़ी अदालत तय करे डिस्ट्रिक्ट जज को, इसीलिए उन्होंने रेफर किया। वही ना मूल सवाल यहाँ पर प्रेमकांत जी यही खड़ा हो रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का फिर क्या। डॉक्टर दीपा जी, ज्ञानव्यापी पर कोर्ट का दरवाजा खुल चुका है, याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन अब आगे क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या? चर्चा उसी पर हो रही है, सवाल उसी को लेकर उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर दीपा जी को एक बार प्रेमकांत जी सुन लेते हैं हम, फिर उसके बाद मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। जी गीत, इस मामले में डिस्कशन से पहले अगर मैं सरल भाषा में कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा सा बता दूं तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें भी बड़े मिसकंसेप्शन है। कई लोग तो यहाँ तक बात करें कि याचिका स्वीकार कर ली, याचिका करने का दावा कराया, तो ऐसा नहीं है। ओके, सिंपल कानूनी प्रक्रिया है, जब भी हम कोई दावा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पेश करते हैं, तो दूसरी पार्टी को ये अधिकार होता है, क्योंकि सारे प्रोविजन CPC से गवर्न होते हैं, तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वो एक ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसको आगे सुनने से पहले हम पहले ही इसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये मेंटेनेबल है नहीं। तो ओके, उस पे मुस्लिम पक्षकारों ने 3 एक्ट को अपना आधार बनाया। एक तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये कहते हुए कि यहाँ पर मुस्लिम समाज दशकों से नमाज पढ़ रहा है, तो देश में मौजूदा धार्मिक ढांचों को 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति में बदलाव नहीं किए जाने की बात कही है, और बाबरी मस्जिद इस मामले में अपवाद माना गया। तो पहला पॉइंट तो उनका यही था कि हम लोग यहाँ बहुत टाइम से दशकों से यहाँ पे अपना पूजा कर रहे हैं, अपनी नमाज कर रहे हैं। वक्फ एक्ट 1985 का भी दलील दी है कि ये मुस्लिम पर लागू होता है। जो यही वक्फ एक्ट 1985 के तहत मुस्लिम धर्म की संपत्ति पर कोई भी दावा दूसरे धर्म के लोग नहीं कर सकते। इन दोनों एक्ट के अलावा काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 का भी सहारा मुस्लिम पक्षकारों ने लिया, और साफ है कि काशी
कमेटी में केवल हिंदू ही कार्यवाहक होंगे, तो ऐसे में मुस्लिम धर्म स्थल पर दावा किस आधार पर किया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी इन दलीलों को रखा। बट जो है सिविल कोर्ट जज ने इन तीनों एक्ट की व्याख्या जो मुस्लिम पक्षकारों ने दी उनको नहीं माना। उन्होंने यही कहा, जैसे मिस्टर तिवारी ने पहले बोला है, आई एग्री विद हिम दैट कि इसमें कोई धार्मिक ढांचे को बदलने की बात ही नहीं कर रहे, कोई स्वामित्व की बात नहीं कर रहे, कोई ऐसा डिक्लेरेशन भी नहीं मांग रहे कि इस धार्मिक ढांचे को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसमें महिला पक्ष जो है उन्होंने पिटिशन फाइल की है, तो मुस्लिम पे ये वक्फ है। तो उन्होंने जो भी मुस्लिम पक्षकारों ने 3 एक्ट को सहारा बनाते हुए जो अपनी दलील दी है, उस व्याख्या को मानने से इनकार करते हुए इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पे फैसला दिया है कि ये सुनने के योग्य है। अगर बस हाँ। को अभी निरस्त कर सकता था ये कहते हुए कि ये सुनने योग्य नहीं है। तो अभी तो सिर्फ ये फर्स्ट हर्डल ही क्रॉस हुआ है, अभी आगे चलेगा। हो सकता है मुस्लिम पक्षकार इस फैसले को चैलेंज आगे कोर्ट में करे। तो अभी ये जैसे कहते हैं ना प्रिलिमिनरी राउंड क्लियर हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन याचिका एक्सेप्ट कर लेना और याचिका को सुनवाई योग्य मानना। ये मैं कहती ना, ये बिल्कुल इसे क्लियर करने की जरूरत थी, क्योंकि तिवारी जी हालांकि ये अभी फिलहाल जो आया है, फैसला आया है, उसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि काशी के मामले में मुस्लिम पक्ष का जो एक सबसे बड़ा हथियार था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो अपना जो है प्रभाव खो सकता है। मेरा ये जो सवाल है वो दोनों से ही होगा, मैं दोनों का ही कमेंट लूंगी, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक पहले ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका जो जवाब है हम लेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। ज्ञानवापी मसले की बात कर रहे हैं जिस पर सुनवाई इस पर होगी। सुनवाई इसे मान्य माना गया है कि सुनवाई इस पर हो सकती है। तो ऐसे में अब प्रोबेबिलिटीज की बात करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, संभावनाओं की बात करना जरूरी हो जाता है। और इसी पर बात कर रहे थे हम अपने दोनों मेहमानों से, डॉक्टर दीपा जी जो कह रहे थे इस फैसले का दरअसल मतलब क्या है और एक्चुअल में जो फिलहाल सुनवाई वाली फैसला है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसे में तिवारी जी मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले जिक्र हमने सवाल का ही किया था कि अभी फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद से ही तमाम पहलुओं पर काफी फोकस किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर और साथ साथ सामाजिक तौर पर भी इस पर खूब बातें हो रही हैं, क्योंकि बात सिर्फ हम प्रोबेबिलिटीज की करें, माना जा रहा है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है, अब क्योंकि उसकी रूलिंग फिलहाल उसका एक तरीके का उल्लंघन है ये, तो ऐसे में आने वाले वक्त में ज्ञानवापी मस्जिद पर इसका प्रभाव हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? मैं इसका जवाब जो है वो दीपा जी से भी लूंगी, पहले मैं आपका टेक लूंगी कि इस फैसले से क्या ज्ञानवापी मस्जिद पर वाकई कोई असर पड़ सकता है? क्या संभावनाएं लगती हैं? ये एक पीवी नरसिम्हा राव साहब की उस समय सरकार थी केंद्र में जब ये एक्ट बनाया गया था जी। और ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो अयोध्या को इससे अलग रखा गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये कि आगे जब ये फैसला हुआ कि इस याचिका की सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी उससे 1991 के एक्ट से इसको अलग रखा गया। मतलब उस वक्त की सरकार ने हाँ उस वक्त भी इसे एक तरीके का कहते हैं, इसे भी अपवाद माना जाना चाहिए। जी इसे भी अपवाद माना जाना चाहिए। और दूसरी एक बात ये भी कि जो कोर्ट की शरण लेने की बात अभी दीपा मैम ने भी ये बात क्लियर की कि सबसे पहले जो स्क्रीनिंग होती है कि याचिका सुनने लायक है कि नहीं तो याचिका तो बहुत सारे लोग दायर करने चले जाते हैं। हाँ जी। एक बी लाइन टाइप बन जाती है, लेकिन इसी पर ऐसे चेक्स एंड बैलेंस बनाए गए कि बहुत सारी याचिका आ जाए तो अगर अदालत का समय जाया करने की ऐसी कोई याचिका आ गई और किसी ने अति उत्साह में भेज दी और कोई मतलब नहीं है तो उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाता है
कभी कई कई बार उनको सजा देने की भी धमकी दी जाती या कोर्ट जो है चेतावनी देती। जी तो खैर जी ये पोषणीयता की बात थी, मेंटेनेबिलिटी की बात थी, और उस मेंटेनेबिलिटी को पाया गया कि हाँ इसको सुना जाना चाहिए, ठीक है, अदालत हाँ। सुनना चाहिए अदालत। हम्म अब उसको जो ये इनकी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, जी मसाजिद कमेटी, हाँ जी इसने केवल एक तर्क दिया और वही तर्क उनका खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि 1991 का जो उपासना स्थल अधिनियम है वो इसकी मनाही करता है, इसलिए इसको नहीं सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो इस बात से रोकता नहीं है कि हम किसी भी ढांचे को, उसके रिलीजियस कैरेक्टर को जांचने से हम रुके। ये तो केवल एक उसकी और चरित्र के, उसके लक्षण की हम जांच कर रहे हैं कि वो उसका नेचर क्या है, वो हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है या वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, या वो कब्जा करके बनाया गया है, या वो जबरदस्ती बनाया गया या तोड़ के बनाया गया। और दूसरे यहाँ वहां पर जब 1991 तक गौरी श्रृंगार की, माँ गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, तो फिर उसके बाद में फिर जो वासंतिक नवरात्रि होती है उसको उसके चौथे दिन के लिए, एक दिन के लिए साल में रोका, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। तो उसको क्यों नहीं, अगर इन 5 महिलाओं ने याचिका दायर की तो उसको सुना तो जा सकता है। ठीक है। तो इस लिहाज से ये अदालत को जो वो 1991 का जो एक्ट अदालत में जाने से रोकता है, कोई धार्मिक स्थल में परिवर्तन करने से रोकता है, तो उसका ये मसला बनता नहीं है। पर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली, ये पॉलिटिक्स का एक नया जो चैप्टर है ना वो, हाँ आगे एक आपका सवाल था। देखिए ये 1991 का जो धार्मिक उपासना स्थल जो ये अधिनियम है, इसको भी अब चैलेंज किया जा रहा है। और तब भी आपको हम याद दिला दें, अरुण जेटली, जो स्वर्गीय अरुण जेटली हैं, लॉ मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने इस बात को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया और उन्होंने ये बात कही थी, कहा था कि आज आप इसको ये बना रहे हैं, ये नियम कहीं से भी देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, न लोगों के हित में है, और इसको आज न कल जाना ही जाना होगा। और वो हो रखा है कि इस अधिनियम के खिलाफ इसकी एक जुडिशियल स्क्रूटनी जब होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी होगी, तब ये नियम हो सकता है, ये अधिनियम, इसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं दीपा जी से इसका जो है मैं इस पर उनका टेक भी लेना चाहूंगी। बिल्कुल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जैसा अरुण जेटली जी का जिक्र किया, कभी उन्होंने इस पर अपना एक स्टेटमेंट दिया था, और देखा जा रहा है कि अभी तो देखिए, पहले बाबरी मस्जिद था जिस पर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया, और उसके बाद अब ज्ञान व्यापी, अभी लाइन में और भी हैं जो कई मामले विचाराधीन हैं, चाहे मथुरा, काशी, हम जिसकी भी बात करें। तो ऐसे में क्या आधार रह जाता है इसका, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का? क्या वाकई ऐसी संभावना लगती है, जिस तरीके से सामाजिक तौर पर भी दीपा जी कहा जा रहा है कि अब इसका कोई मोल नहीं रह गया है, कोई मूल्य ही नहीं रह गया इसका? गीत, जब ये बाबरी मस्जिद विवाद उठा था, उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने ही फैसला दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये जो अब जो दोबारा हो रहा है, ये पुनर्निरीक्षण याचिका है। ये पुनर्निरीक्षण जो कोर्ट इस फैसले का करेगी, कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुत पहले ये इसको संवैधानिक करार दे दिया था, वो एक अलग मुद्दा है। अगर हम इस दावे की उसमें जाएं, प्रेयर में जो दावा इन्होंने पेश किया है निचली कोर्ट में, उसमें वो कहीं भी ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहे, कहीं भी वो धार्मिक ढांचे को बदलने की बात नहीं कर रहे, और कहीं भी वो ऐसा डिक्लेरेशन नहीं मांग रहे कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को मॉस्क या टेंपल में कन्वर्ट किया जाए। उनकी सिंपल प्रेयर ये है, उनकी जो प्रेयर ही लिमिटेड और कन्फाइंड है, वो राइट टू वर्शिप से रिलेटेड है, कि हमें, जो कि उनका एक सिविल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है, और कस्टमरी रिलीजियस राइट भी है। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो हम कोर मुद्दा इशू देखते हैं, वो सिर्फ
15 अगस्त 1947 से पहले पहले की की जो स्थिति। धार्मिक ढांचों में बदलाव की मनाही करता है। तो जब इस सूट में, इस दावे में कहीं धार्मिक ढांचों के बदलाव की बात ही नहीं चल रही है, तो हम नहीं कह सकते कि ये उस पे लागू होता है या नहीं होता है। आपको ओके। समझ आया? जी 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 बिल्कुल, आई गॉट यू। लेकिन मैं क्योंकि मैं ब्रेक में जाने से, जब मैं ब्रेक पे वापस आए तो मैंने वो शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं। वही ना कि अभी तो देखिए सिर्फ हम एक जगह पर टिके हुए हैं कि पूजा का जो अधिकार है, नियमित पूजा का जो अधिकार है वो उन्हें मिल जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आगे की संभावनाओं की बात करें, अब वाकई ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जो मामला है वो अलग दिशा में जरूर जाएगा और बाबरी की राह पर ही चलेगा। ये सब तो बहुत पहले प्रेडिक्ट नहीं कि कानूनी प्रक्रिया को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दोनों पक्ष अपना सबूत रखते हैं, साक्ष्य रखते हैं, और कितना भी अच्छा केस हो, अगर आप सबूत, साक्ष्य और दलील नहीं पेश कर पाते तो आपको केस हार जाएंगे। और केस कितना भी खराब हो, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए हैं तो वो आपके फिर हो जाएगी। तो हम संभावना की एटलीस्ट कोर्ट केस के बारे में कभी भी नहीं मान सकते। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी ठीक तो है दीपा जी, एक कॉलर इस वक्त दोनों जुड़े हुए हैं, दीपा जी उनसे सुन लेते हैं क्या कहना है उनका आज के इस विषय पर। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। भास्कर जी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। भास्कर जी आप दोबारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पॉलिटिकली इस मुद्दे की बात अगर हम करें, इस विषय की बात करें, जिस तरीके से एक अलग ही माहौल तिवारी जी यहाँ पर बना दिया गया, हिंदू पक्ष ने फिलहाल जो एक कहीं सेलिब्रेशन और वो जयकार के घोष वो जो लगने शुरू हो गई, एक अलग ही माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और ये सिर्फ आम लोग ही नहीं, अगर मैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करूं, वो भी ऐसे ही थे। जैसे कईयों के ट्वीट्स आए कि करवट लेती मथुरा काशी। क्या है इन सब का मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं आप? वो देखिए, आपका कहने का मतलब मैं समझ गया। केशव मौर्य जी ने ये करवट लेती मथुरा काशी कहा है। एक तरीके से देखिए, उनका एसोसिएशन पुराना विश्व हिंदू परिषद से रहा है और वो ज्यादा मुखर संगठन है, आनुषांगिक संगठन है आरएसएस का, तो भाजपा से भी ज्यादा वो मुखर रहते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने ये बात कही। बहरहाल मैं एक बात ये आपसे कहना चाह रहा था कि जो मुस्लिम पक्ष ने 1991 के धार्मिक उपासना स्थल का अधिनियम का हवाला दिया था और केवल उसी बात पर वो लगातार लगे रहे, और जो डिस्ट्रिक्ट जज ए.के. विश्वेश साहब ने उसको खारिज किया, वहां पर एक मुझे शेर याद आ रहा है कि वो जिसका पूरे फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। ओके। तो मसला तो एक ये था कि वो 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 या उससे पहले के स्टेटस को मेंटेन करने जैसी बात को कह रहे थे कि वो धार्मिक उपासना स्थल इस बात की मनाही करता है, लेकिन वहां पर तो कोई परिवर्तन लाने नहीं जा रहे थे, निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं लाने जा रहे थे। इस लिहाज से उनको अदालत में शरण लेने से जो याचिका दायर करने वाली 5 महिलाएं, उनको रोका भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा भाई, अगर सुनवाई हो रही है किसी धार्मिक स्थल के चरित्र की, लक्षण की, कैरेक्टर की पहचान सिद्ध करने के लिए इससे रोका नहीं जा रहा। 1991 का भी वो एक्ट इसको रोक नहीं रहा है। अब कोई मसला ऐसा नहीं रह जाता। दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज ने भी ये बात की कह दी कि अगर अवैध कब्जा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वामित्व में परिवर्तन हो गया। ओके। तो ये सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ आ रही हैं। तो इस लिहाज से सीधी सी बात एक ये है कि आइए आप पूरे तौर से अदालत पर भरोसा कीजिए, और ठीक है, आप चाहते हो चैलेंज करना, हाईकोर्ट में जाना चाहते हो, वहां भी भाई चले जाओ। हाईकोर्ट भी अपने नियमों, कानूनों और इन सब चीजों, व्याख्याओं से बंधा हुआ है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि भाई फैसला जो भी आए कोर्ट का, हाईकोर्ट
फिर उसको इजाजत दे कि हाँ ठीक है सुनवाई हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट जज ने सही बात कही, या मान लीजिए कोई प्रतिवाद होता है तो आगे फिर और लंबा समय खींचेगा। लेकिन जो भी फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का, ओके, जो अक्टूबर में सुनवाई करना चाहते हैं, जी जी, और तो वो मैं ये चाहता हूं कि वो कोई पक्ष उसको अपनी हार या जीत ना माने, बल्कि ये माने कि चलिए पुराने समय में जो गलतियां हुई हैं या जो गलत किया गया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, अगर उसमें करेक्शन किया जा रहा है तो उस गलती के सुधार किया जा रहा है। बस सीधी सी बात है ये। Absolutely, और वो भी किसी की जीत और हार के तौर पर नहीं है, लेकिन इसे हार जीत इसी तौर पर ही माना जाने लगता है फैसला जब भी आता है। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। यहाँ पर कॉलर भी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। बाबरी की राह पर ज्ञान व्यापी मसले की आज बात, जिस पर सुनवाई फैसले के बाद फिलहाल चर्चाएं जोरों पर है और उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी भास्कर जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा आज के इस मसले पर। जी पहले तो जी आपको नमस्कार। आपने थोड़ा मेरा इस बार ध्यान रखा है, बीच में भी आपने मुझे पक्का कर लिया कि मैं हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए बड़ा ही ये जो आपके एक्सपर्ट हैं बड़ा बैलेंस बोल रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और आप जैसे आपने भी वही स्टैंड लिया कि इंडिपेंडेंट जो पत्रिका होने चाहिए, जर्नलिज्म, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा हमें हौसला रखना पड़ेगा, दिल रखना पड़ेगा, बाकी ये अच्छा रास्ता है। देखिए अब इसमें जो जी जहां हम आज बहस कर रहे हैं जी, देखिए कि अब कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने वो एक लॉ बना दिया कि वर्शिप एक्ट बना दिया। अब वर्शिप इसकी मतलब की जरूरत क्या थी? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको कहीं आपकी कोई चीज किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना। और आपने वो लॉ बना दिया, उसी के अगेंस्ट भी आप ये है और आपके इसके पास कोर्ट में नहीं जा सकते। वो तो बेसिक सी गलत हो जाती है। देखिए उन्होंने खुद ही अपना बेड़ा, मतलब कि तुष्टिकरण का कोई हद नहीं, उनके इन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे कानून बना दिए हैं जो कि अब लोगों में समझ आ रही है। दीजिए धीरे धीरे, अब जैसे आपने खुद ही कह दिया कि क्या दूसरे भी मंदिर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आना चाहिए। जब देखिए अगर आपका कोई घर दूसरा ले लेता, 2 घर आपके कैप्चर कर लेता, आपको शांति हो जाएगी क्या? आप कहोगे कि गड़े मुर्दे नहीं फाड़ूंगी मैं? अरे आप कहोगे बाहर हो जा भैया, मेरा जब तेरा टाइम था तूने कब्जा कर लिया, मेरा टाइम है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। हम दूसरों के लिए नहीं कह सकते कि जी अब वो जिनकी चीज है आप उनको जब तक नहीं देंगे शांति कैसे हो? शांति का एक ही तरीका है, आप अपनी चीज लो, मैं मेरी चीज ले लो तो अब शांति हो जाएगी। एक सिंपल फार्मूला है। और अब देखिए कि ये जब अब ये हुआ है कोर्ट में, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उनका जो वकील है वो कोर्ट में गया ही नहीं। खारिज तो उसकी खैर हो ही गई, सारी उनकी जो थी वो सारी उनकी वो वकील ही नहीं गया। उनको पता है भाई हम तो ऐसे टाइम गेन कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो और फिर देखिए कि अब भारत में क्या है कि अगर देखिए कि जो आपका जो टेररिस्ट है उनको पूरा चांस देते हैं, चाहे वो किताब हो, अफजल हो, दूसरे हो, रात को कोर्ट केस खुल जाते हैं, इनका कहीं इनजस्टिस ना हो जाए, उनको प्रूफ भी हो जाते हैं कि इसे गन के साथ पकड़ा गया, इसने इतने को मारा है। ओके, ठीक है। फांसी देने में 10 साल लग जाते हैं। और यहाँ बिल्कुल ठीक है। आई गॉट यू सर, आई गॉट योर पॉइंट। हाँ जी सर, समय की सर मेरे पास कमी है, एक और भी कॉलर जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे खेद है कि मैं अभी कॉल नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मुझे कमांड बार बार आ रही है और मुझे प्रोग्राम को रैप अप करना होगा। आज के इस विषय पर थैंक यू सो मच भास्कर जी हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मैं दोनों जो हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी आज की इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर नजर रखने के लिए। लेकिन एक जरूरी बात है, मैं दोनों से कहना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम का जो कंटिन्यूशन होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, तारीख भी सामने आएगी सुनवाई की, एक नियमित सुनवाई को लेकर, तो बहुत सारे पहलू होंगे जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिस पर बात करनी जरूरी भी है, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। दोनों पहलुओं पर बातचीत हम आगे भी करेंगे और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद।
बहुत थैंक यू सो मच दीपा जी, थैंक यू सो मच प्रेमकांत तिवारी जी। इजाजत लेंगे आज के स्ट्रेट टॉक में। फिलहाल इतना ही, कल नए विषय के साथ होगी आप सबसे मुलाकात। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।